नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। मुझे पता था कि नेटा न्यूयॉर्क जा चुकी है तो एक दिन में लौट आएगी। अपना शिकार तलाशने वे गोल्ड कोस्ट की तरफ चल पड़ा। गोल्ड कोस्ट पहुंचते ही अचानक मुझे ध्यान आया, एल्विन मार्टी एंटरप्राइजेस का मालिक भी इसी इलाके में रहता है। उसके बारे में तो लगभग पूरी जानकारी थी मुझे। मैं समझ गया, वास्तव में मेरा शिकार वही व्यक्ति होना चाहिए। इसके पास तो बेइंतहा दौलत है। हाँ, मेरा शिकार एल्विन मार्टी ही था। संडे का दिन था और मैं एल्विन मार्टी की रोल्स रॉयल्स कार का पीछा कर रहा था। उस समय शिकागो शहर रंग बिरंगी बिजली की चमचमाहट में डूबा था और बाजारों में काफी रश था। मैं 3 दिन से लगातार एल्विन की निगरानी कर रहा था। ईश्वर जानता था जो मैं एक पांव भी चैन से बैठा हूं। एल्विन जब भी बाहर निकलता था तो वो विशाल रोल्स कार से यात्रा करता था। सफेद पोशाक में उसका ड्राइवर होता था और 2 नीग्रो बॉडीगार्ड उसके साथ रहते थे। ये पहली नई बात मुझे मालूम हुई थी कि वो 2 बॉडीगार्ड हमेशा साथ रखता है। शिकागो जैसे शहर में बॉडीगार्ड वही रखता है जिसे हर समय किसी प्रकार का खतरा बना रहता हो। आखिर एल्विन को क्या खतरा हो सकता है? क्या वो अपने साथ हमेशा कीमती वस्तुएं रखता है? एल्विन की आयु 55 के करीब रही होगी। उसका सिर गंजा था और लंबाई में वो पूरा अमेरिकन था। उसके बदन की ताजगी अब भी वैसे ही थी जैसे कोई 40 वर्ष का व्यक्ति हो। वो चश्मा पहनता था जिससे एहसास होता था कि उसकी नेत्र दृष्टि कुछ कमजोर है। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिससे मुलाकात का समय तय कर पाना बड़ा कठिन था। उसकी लंबी कार में हर आवश्यक वस्तु मौजूद थी, टीवी, फ्रिज और टेलीफोन। उसका कार पूरा का पूरा ड्राइंग रूम लगता था। संडे के दिन मुझे पहली सफलता के चिन्ह नजर आए। उस दिन संध्या के समय मैंने एल्विन को अकेले कार में देखा। वो स्वयं कार ड्राइव कर रहा था। उस समय मैं एक कैफे के बाहर खड़ा वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। मैं टैक्सी में सवार हो चुका था। तभी रोल्स मेरे बराबर से गुजरी। एल्विन को अकेला देखकर मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ा। फिर मैंने टैक्सी वाले को उसी कार का पीछा करने के लिए कहा। अमेरिकन नगरों में यह खास बात है, किसी का पीछा करने पर टैक्सी ड्राइवर चौंकते नहीं बल्कि उनके बिल में बढ़ोतरी हो जाती है। सवारी को मीटर का ड्योड़ा देना पड़ जाता है। यह नियम मुझे अच्छी प्रकार से मालूम हो गया था। पोर्ट विले मार्ग पर चकराती कार डाइनिंग हाईवे पर आ गई। यह रास्ता आगे जाकर 2 सड़कों में विभाजित होता था। एक डाउनटाउन को मिलाता था जिसे डाइनिंग स्ट्रीट कहा जाता था। दूसरा तराई के मार्ग से शिकागो शहर के बाहर निकलता था। इसे डाइनिंग हाईवे कहा जाता था। हाईवे पर जाते ही दाएं चलो का बोर्ड नजर आया। ये सड़क घुमावदार थी। डाइनिंग स्ट्रीट का मोड़ छूट गया। अब हम दूसरी सड़क पर बढ़ रहे थे। सड़क पर अब वाहनों की कमी हो गई थी। कुछ दूर चलने के उपरांत टैक्सी ड्राइवर को कार रोकनी पड़ी। आगे अन्य कार भी रुकी हुई थी। रोल्स और हमारी कार के बीच 3 कारें और थीं। सड़क के किनारे एक एम्बुलेंस और पुलिस वैन खड़ी थी। देखना क्या मामला है, मैंने ड्राइवर से कहा। वही पुराना मामला होगा साहब, कोई एक्सीडेंट। ड्राइवर नीचे उतर गया। वो कुछ दूरी पर खड़े एक सार्जेंट से बात कर रहा था, फिर वापस लौट आया। कोई कार किसी बच्चे को कुचलकर भाग गई, जबकि दोनों तरफ नोटिस लगा है कार धीमे और सावधानी से चलाएं। फिर भी कुछ लोगों को ज्यादा तेज रफ्तार से कार दौड़ाने का भूत सवार रहता है। बोर्ड पर तो दोनों तरफ की सड़कें एक ही सड़क के बराबर हो जाती हैं। पहले भी यहाँ 1-2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। वो भगोड़ा अगर पुलिस के हाथ लग गया तो उसका अंजाम क्या होगा? कम से कम 10 साल को जाएगा, क्योंकि बच्चे को कुचलने का मतलब सारा दोष कार ड्राइवर का है। ड्राइविंग का ये नियम है कि सड़क के आसपास कोई बच्चा भी दिखाई दे तो कार धीमी कर दो। बच्चा तो आखिर बच्चा है, क्या पता फौरन भागकर सड़क पर आ जाए। तो क्या बच्चा मर गया? बचने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं चुप हो गया।
कुछ देर बाद ही कारों का रास्ता खुल गया। ये हाईवे था, इसलिए प्रत्येक कार को चेक किया जा रहा था। आगे चलकर रॉल्स एक लाल सड़क पर मुड़ गई। मैंने दूर से ही देख लिया, वो शिकागो नाइट क्वीन की इमारत है। रईसों का ये क्लब पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध था। इस क्लब के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी थी। उस विशाल कैनाल का किनारा इस क्लब के पिछले भाग को छूता था, जो मिशिगन झील को मैक्सिको खाड़ी से मिलाती थी। हालांकि शिकागो समुद्र से 1600 किलोमीटर दूर पड़ता था, पर यह विशाल कैनाल इस दूरी को मिला देती थी और इसी कारण शिकागो के बंदरगाह पर जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था। मैंने टैक्सी वाले का बिल अदा किया और मेन रोड की तरफ वापस लौट आया। मैं जानता था शिकागो नाइट क्वीन में मेरे जैसा आदमी नहीं घुस सकता। वहाँ की सदस्यता मेरे पास नहीं थी। सड़क पर ही एक कैसीनो कुछ हटकर था। मैं अपना कुछ समय वहाँ गुजार सकता था। कैसीनो के बाहर एक छोकरा अखबार बेचता घूम रहा था। मैंने उसे न्यूज़पेपर खरीदा। मैंने सोचा ये लड़का मेरा कुछ काम कर सकता है। मैंने उसके लिए $1 खर्च करना तय किया। क्या तुम रात भर यहीं रहते हो? जी हाँ, सिनोर कैसीनो में मेरा बाप वेटर है। पिछवाड़े इसको क्वार्टर मिला है, वहीं रहता है। तुम शिकागो नाइट क्वीन में न्यूज़ बेचने नहीं जाते? वहाँ हम हॉकरों को जाना अलाउ नहीं है सिनोर। तुम वहाँ किसी को जानते हो? पार्किंग वाले को जानता हूँ। तुम मेरा एक काम करोगे? मैं तुम्हें $1 दूंगा। $1 का नाम सुनकर वो खुश हुआ। उसने फौरन हाथ बढ़ाया। मैंने $1 उसके हाथ में रखा और उसका एक हाथ चुस्ती के साथ पॉकेट में चला गया। मैं तुम्हें एक रॉल्स कार का नंबर देता हूँ, वो पार्किंग ग्राउंड पर खड़ी होगी। तुम्हें यह पता करना होगा कि इस कार का मालिक कब कब वहाँ आता है। वो अकेला आता है या कभी उसके साथ कोई और भी आता है। तीसरी बात, रात के समय वो कब वापस लौटता है। $1 और लगेगा सिनोर। क्यों? मैंने घूर कर देखा। क्योंकि उसने बाईं आंख दबाई। ये बातें किसी की जासूसी करने जैसी है। उसकी बात सुनते ही मेरी भूख सरक गई। फिर भी लड़का बहुत चतुर लगता था। मैंने उसे $1 और देना उचित समझा। दरअसल नाराज होने की बात नहीं है। ये $1 मैंने अपने लिए नहीं लिया है। ये तो पार्किंग ग्राउंड वाले को दूंगा। अगर उसे मैंने कुछ नहीं दिया तो उल्टा सीधा बता देगा। अच्छा तुम फूटो यहाँ से, मैं तुम्हारी राय देखूंगा। लड़का न्यूज़ चिल्लाता आगे बढ़ गया। करीब 20 मिनट बाद वो मेरे पास आ गया। उसने इशारे से मुझे बाहर बुलाया था। मैं उसके पास आ गया। वो 9 बजे रात को लौटता है। सिर्फ संडे की रात यहाँ आता है, बिना नागा, बशर्ते कि शहर से बाहर ना हो, और अधिकतर अकेला ही आता है। जो मैं जानना चाहता था वो उसने बता दिया। सिनोर, अगर $1 और दो तो मैं उसके बारे में कुछ और भी बता सकता हूँ। मुझे बहुत क्रोध आया। वो छोकरा बड़ा लालची लगता था, परंतु आगे चलकर यह मेरे लिए काम का साबित हो सकता था। मैंने सोचा क्या पता उसे कोई ऐसी बात और मालूम हो जो मेरे काम की निकले। मैंने उसे $1 और दिया। उसका नाम एल्विन मार्डी है। वो मार्डी एंटरप्राइजेस का मालिक है। इतना कहकर लड़का रफू चक्कर हो गया। मेरा दिल चाहा कि उससे अपना $1 वापस झपट लूं, परंतु अब उसके चक्कर में पड़ने के बजाय मैंने घर का रास्ता पकड़ना उचित समझा। मैंने कैसीनो में डिनर किया। एक आध जुए की बाजी हार कर मैं वापस हो गया। फ्लैट पर आकर मैंने हिसाब लगाया। एल्विन के चक्कर में अब तक कुल मिलाकर $20 खर्च हो चुके थे। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।